बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 10 क्षेत्र मिति की प्रश्नावली 10.1 करेंगे। चलिए प्रश्न 1 करते हैं। नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। बच्चों, भाग ए करते हैं। भाग ए में आकृति दी गई है, हमें परिमाप निकालना है। बच्चों, परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग होता है। तो हम सभी आकृतियों में देख रहे हैं कि ये सभी आकृतियां भुजाओं से मिलकर बनी हुई हैं। तो हम आकृति का परिमाप निकालने के लिए आकृति की सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे तो हमें परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों, परिमाप के लिए हम सभी भुजाओं का योग ज्ञात करेंगे। अब बच्चों, जैसे भाग ए में जो आकृति दी गई है, इसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। तो इस आकृति के लिए परिमाप बराबर 4-2-1-5 सेंटीमीटर होगा। 4 और 2 6 होता है, 6 और 1 7 होता है, 7 और 5 12 होता है। तो भाग ए की आकृति के लिए परिमाप 12 सेंटीमीटर होगा। भाग बी की आकृति के लिए परिमाप निकाल लेते हैं। इसकी भुजाएं 23 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। इन सभी भुजाओं को हम जोड़ लेते हैं। तो 23 धन 35 धन 40 धन 35, इन सभी को जोड़ लेते हैं। बच्चों, 23 इसके बाद 35 लिख लेते हैं, 40 लिख लेते हैं और इसके नीचे 35 लिख लेते हैं। 5 और 5 10 होता है, 10 और 3 13, 13 के लिए 3 लिखेंगे, 1 दहाई के लिए चला जाएगा। तो अब यहाँ पर 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13। तो इस तरह से 23 धन 35 धन 40 धन 35, यह 133 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि सभी भुजाएं सेंटीमीटर में हैं तो परिमाप सेंटीमीटर में आएगा। भाग बी की आकृति का परिमाप 133 सेंटीमीटर होगा। भाग सी की आकृति एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। इसकी चारों भुजाएं 15 सेंटीमीटर है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए इन चारों भुजाओं को जोड़ लेते हैं। 15 धन 15 धन 15 धन 15 और यह 15 और 15 30, 30 धन 15 45, 45 धन 15 60 होता है। तो परिमाप 60 सेंटीमीटर होगा। भाग टी की आकृति के लिए परिमाप बराबर, यहाँ पर भुजाएं 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं बराबर हैं और यह 5 भुजाएं हैं। तो इस तरह से यह समपंचभुज होगा। तो हम 4 सेंटीमीटर को 5 बार जोड़ेंगे तो यह 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4 होगा। या हम इसको 4 को 5 से गुणा कर सकते हैं या 4 को 5 बार जोड़ सकते हैं। तो 5 बार जोड़ने से यह मान 20 आ जाता है। तो परिमाप हम कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर होगा। भाग ई में एक विशेष प्रकार की आकृति हम देख रहे हैं। तो भाग ई की आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए सभी भुजाओं को जोड़ना होगा। तो हम 1 सेंटीमीटर से शुरुआत करते हैं। इस 1 में 3 जोड़ेंगे और फिर 2 जोड़ेंगे, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 1, इसके बाद 3, इसके बाद 2, इसके बाद 3, फिर 4, फिर 1, फिर 3, फिर 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4,
इसके बाद 1, फिर 3, फिर 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4। तो अब हमने इन सभी भुजाओं को ले लिया है, इन सभी भुजाओं को जोड़ना होगा। 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22, 22 4 26, 1 27 और 3 30, 30 2 32, 3 35, 35 और 4 39, 39 और 1 40, 40 और 3 43, 43 और 2 45, 45 और 3 48, 48 और 4 52। तो इस तरह से परिमाप 52 सेंटीमीटर होगा। भाग ई की आकृति का परिमाप 52 सेंटीमीटर होगा। बच्चों ये भाग एफ की आकृति है, जो हमने ई लिखा हुआ है। अब हम भाग ई की आकृति का परिमाप निकालेंगे। इसके लिए भी इसकी सभी भुजाओं को जोड़ना होगा। परिमाप के लिए हम इस 1 सेंटीमीटर में जोड़ेंगे 4 सेंटीमीटर को, इसके बाद 0.5 सेंटीमीटर, इसके बाद 2.5, इसके बाद 2.5, इसके बाद 0.5, इसके बाद 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने सभी भुजाओं को ले लिया है। इन सभी भुजाओं को हम जोड़ लेते हैं। 1 और 4 5 होता है। 5 में 0.5 जोड़ें तो 5.5 आता है। 5.5 में 2.5 जोड़ने से 8 आता है। 8 में 2.5 जोड़ लेते हैं तो 10.5 होता है। 10.5 में 0.5 जोड़ने से 11 होता है, और 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 आता है। तो इस तरह से परिमाप 15 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 2, 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्योंकि बच्चों एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है, और इस आयताकार बॉक्स की लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। तो इस टेप को लगाने के लिए हमें इस ढक्कन जो कि आयताकार है इसका परिमाप ज्ञात करना होगा, अर्थात हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना होगा। सो टेप की कुल लंबाई के लिए हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना होगा। बच्चों जैसे ये चित्र हम बना रहे हैं एक आयत का, इस आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम इसका चारों भुजाओं का योग ज्ञात करेंगे। तो चारों भुजाओं को ज्ञात करने के लिए हमने लंबाई को 2 बार लेना होगा और चौड़ाई को 2 बार लेना होगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस तरह से लंबाई को 2 बार जोड़ेंगे और चौड़ाई को 2 बार जोड़ेंगे, अर्थात लंबाई धन चौड़ाई, और उस परिणाम को हम 2 से गुणा करेंगे। सो टेप की कुल लंबाई का मतलब आयत का परिमाप ज्ञात करना होगा, और आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र की तरह 2 लंबाई धन चौड़ाई इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं सूत्र की तरह। तो आयत का परिमाप 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, इसको हम सूत्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर लंबाई दी गई है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम लंबाई की जगह और चौड़ाई की जगह, लंबाई की जगह 40 और चौड़ाई की जगह 10 रख देते हैं। पहले हम कोष्टक के अंदर 40 धन 10 इसको हल कर लेते हैं। 40 धन 10 50 होता है, तो इस तरह से यह 2 गुणा 50 होगा। 2 गुणा 50 बराबर 100, और क्योंकि लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर है तो इस तरह से इस आयत का परिमाप
100 सेंटीमीटर होगा। सो टेप की कुल लंबाई 100 सेंटीमीटर होगी। और बच्चों हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो इस तरह से टेप की कुल लंबाई 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर होगी। प्रश्न 3, एक मेज की ऊपरी सतह की बीमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर हैं। मेज के ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर एक मेज के लिए इसकी लंबाई दी गई है जो कि 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है। अब बच्चों 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को हम 2.25 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों 25 सेंटीमीटर को हम 25/100 मीटर लिखेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तो यह 25 गुणा 1/100 मीटर हो जाता है। और 25/100 का मतलब 25 शतांश, और इसको हम 0.25 लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से लंबाई 2 मीटर 25 सेंटीमीटर का मतलब 2-0.25 मीटर होगा, और इसको हम 2.25 मीटर लिखेंगे। मेज के लिए जो चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर दी गई है। और बच्चों 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.50 मीटर होगा। तो इस तरह से हम 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को 1.50 मीटर लिख सकते हैं। तो हमें मेज का ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात करना है। मेज के ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ऊपरी सतह आयताकार आकृति की है, इसके लिए हम उस आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। और इसके लिए हम इसका सूत्र प्रयोग में ला सकते हैं, जो कि 2 गुणा कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर हम लंबाई और चौड़ाई का मान रख लेते हैं। लंबाई 2.25 है और चौड़ाई 1.50 है। 2 गुणा, अब हम 2.25 और 1.50 को जोड़ लेते हैं। 5 और 0 5 होता है, 5 और 2 7, दशमलव की जगह दशमलव, 2 और 1 3। तो इस तरह से यह जोड़ 3.75 आ जाता है। और 2 गुणा 3.75, इनको गुणा करना होगा। तो 2 गुणा 5 10 होता है, 10 के लिए 0, 1 हासिल। 2 गुणा 7 14, 14 और 1 15, 15 के लिए 5 लिखेंगे। 2 गुणा 3 6, 6 और 1 7, दशमलव 2 स्थानों के बाद आएगा, क्योंकि 3.75 में दशमलव 2 स्थान के बाद है। तो इस तरह से 2 गुणा 3.75 यह 7.50 होगा। और क्योंकि सभी यानी लंबाई और चौड़ाई मीटर में है, तो परिमाप को हम मीटर में लिखेंगे। तो इस तरह से परिमाप, मेज के ऊपरी सतह का परिमाप 7.50 मीटर होगा। प्रश्न 4, 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो की लकड़ी की पट्टी से फ्रेम कराना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्योंकि बच्चों फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है, तो फ्रेम करने के लिए लकड़ी की पट्टी आयताकार आकृति की हमने लेनी होगी, क्योंकि फ्रेम की आकृति आयताकार होगी। क्योंकि फोटो की आकृति आयताकार है, इसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 21 सेंटीमीटर है। तो बच्चों लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमने फोटो फ्रेम का परिमाप ज्ञात करना होगा। और फोटो फ्रेम आयताकार आकृति का है, तो इसका परिमाप 2 गुणा कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई होगा। अब बच्चों यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का मान रख देते हैं। लंबाई 32 है और चौड़ाई 21 है। 2 गुणा कोष्टक के अंदर 32 धन 21, 32 धन 21 53 होता है। और 2 गुणा 53
106 होता है। तो इस तरह से लकड़ी की पट्टी की लंबाई 106 सेंटीमीटर होगी। तो आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई 106 सेंटीमीटर लेनी होगी। प्रश्न 5, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर दिया गया है बाड़ की कुल पंक्तियां 4 हैं। 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है और क्योंकि तार को चारों तरफ आयताकार आकृति के लगाना है तो हम आयताकार आकृति जो भूखंड है यह आयताकार आकृति का है, तो इसका हम परिमाप ज्ञात करेंगे और परिमाप ज्ञात करने के बाद क्योंकि तारों को 4 बार लगाना है तो हम परिमाप को 4 से गुणा करेंगे। तो बच्चों आवश्यक तार की जो लंबाई होगी इसके लिए हम 4 को गुणा करेंगे आयताकार भूखंड के परिमाप से। और बच्चों क्योंकि भूखंड आयताकार आकृति का है तो इसका परिमाप, इसके लिए हम यहाँ पर एक सूत्र प्रयोग में ला सकते हैं, 2 गुणा कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। तो बच्चों 4 गुणा 2 8 होता है, तो यह 8 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। यहां पर हम लंबाई, क्योंकि लंबाई दी गई है 0.7 किलोमीटर और चौड़ाई दी गई है 0.5 किलोमीटर। तो 8 गुणा 0.7 धन 0.5 इनको जोड़ लेते हैं। 7 और 5 12 होता है। दशमलव की जगह यहाँ पर दशमलव रख लेते हैं तो यह 1.2 आ जाता है। तो 8 गुणा 1.2 इनको गुणा कर लेते हैं। 8 गुणा 2 16 होता है। 8 गुणा 1 8 और 1 9। दशमलव एक स्थान के बाद लगेगा। 8 गुणा 1.2 9.6 होता है। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई किलोमीटर में है, आवश्यक तार की लंबाई 9.6 किलोमीटर होगी। प्रश्न 6, निम्न आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें परिमाप ज्ञात करना है। पहले भाग ए कर लेते हैं। इसमें एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। तो बच्चों जैसे कि हम इस चित्र में दिखा रहे हैं, एक त्रिभुज है ABC, इसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमने इन तीनों भुजाओं को जोड़ना होगा। सो त्रिभुज ABC का परिमाप, तीनों भुजाएं जो कि AB, BC और CA है, इन तीनों को जोड़ना होगा। AB इस चित्र में 3 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है और CA 4 सेंटीमीटर है। 3 धन 5 धन 4, 3 और 5 8 होता है, 8 और 4 12 सेंटीमीटर होता है। तो त्रिभुज का परिमाप जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप 12 सेंटीमीटर होगा। भाग बी में एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। बच्चों हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमने इसको चित्र में दिखा दिया है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। AB बराबर BC बराबर CA है। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो ये सभी भुजाएं AB, AC और BC 9 सेंटीमीटर की होंगी। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ लें या हम 3 को एक भुजा से गुणा कर दें। क्योंकि एक भुजा 9 सेंटीमीटर की है तो 3 को 9 से गुणा करने से यह 27 आ जाता है। तो इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप जिसकी भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है 27 सेंटीमीटर होगा। बच्चों भाग सी में दिया गया है
एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। हम चित्र में दिखा रहे हैं कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें दो भुजा AB और AC बराबर हैं। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर की हो तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर की हो। तो हमने चित्र में जो त्रिभुज दिखाया है इसकी अलग वाली भुजा BC है, यह 6 सेंटीमीटर दी गई है और समान भुजाएं 8 सेंटीमीटर दी गई हैं। तो इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं इस चित्र में। AB बराबर AC 8 सेंटीमीटर है और BC 6 सेंटीमीटर है। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज ABC का परिमाप तीनों भुजाओं का योग मतलब AB प्लस BC प्लस CA होगा। और AB 8 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है, CA 8 सेंटीमीटर है। 8 धन 6 14 होता है, 14 और 8 जोड़े तो यह 22 आता है। इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज ABC का परिमाप 22 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 7, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। बच्चों, हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होगा। तो त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग कर लेते हैं। 10 धन 14 धन 15 सभी भुजाएं सेंटीमीटर में हैं तो परिमाप भी सेंटीमीटर में होगा। 10 और 14 24 होता है, 24 में 15 जोड़ें तो यह 39 आता है। तो इस तरह से त्रिभुज का परिमाप 39 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 8, एक समषट्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 मीटर है। बच्चों, यहाँ पर समषट्भुज का परिमाप निकालना है। समषट्भुज का मतलब ऐसा बहुभुज जिसकी 6 भुजाएं हों और सभी भुजाएं बराबर हों, समषट्भुज होता है। तो सभी 6 भुजाओं की लंबाई बराबर है और यह 8 मीटर है। तो बच्चों, समषट्भुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम 8 मीटर को 6 बार जोड़ेंगे, या हम कह सकते हैं हम 6 को 8 मीटर से गुणा करेंगे। तो समषट्भुज का परिमाप 6 गुणा एक भुजा की लंबाई, ऐसा हम कह सकते हैं। और बच्चों, एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है तो यह 6 गुणा 8 मीटर होगी। 6 गुणा 8 48 होता है। तो हम कह सकते हैं कि समषट्भुज का परिमाप 48 मीटर होगा। क्योंकि भुजा मीटर में है तो परिमाप भी मीटर में होगा। प्रश्न 9, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी परिमाप 20 मीटर है। तो बच्चों, यहाँ पर वर्ग जो होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। 4 भुजा होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की। और यहाँ पर इसका परिमाप दिया गया है, क्योंकि बच्चों परिमाप जो होता है वर्ग के लिए चारों भुजाओं का योग होता है और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि परिमाप बराबर 4 गुणा 1 भुजा होगी। सो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा 1 भुजा। तो बच्चों, क्योंकि यहाँ पर परिमाप दिया गया है और हमने इसकी भुजा निकालनी है, तो हम कह सकते हैं कि परिमाप को अगर हम 4 से भाग दे दें तो भुजा निकल आएगी। तो भुजा निकालने के लिए हमें परिमाप को 4 से भाग करना होगा और परिमाप दिया गया है 20 मीटर। तो 20 मीटर को हम 4 से भाग देंगे तो यह 5 मीटर आ जाता है। तो इस तरह से वर्ग की भुजा 5 मीटर होगी। प्रश्न 10, एक सम पंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, जैसे हमने वर्ग वाला प्रश्न किया था प्रश्न 9, इसी तरह से हम प्रश्न 10 को भी करेंगे। अंतर इतना है कि यहाँ पर एक सम पंचभुज दिया गया है। जैसे उसमें परिमाप को हमने 4 से भाग दिया था,
यहाँ पर क्योंकि समपंचभुज में 5 भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम परिमाप को 5 से भाग करेंगे तो समपंचभुज की भुजा आ जाएगी। समपंचभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो बच्चों, समपंचभुज का जो परिमाप होता है यह 5 गुना इसकी भुजा यह होता है। तो भुजा निकालने के लिए हमने परिमाप को भाग करना होगा 5 से। और बच्चों, परिमाप दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर को हम 5 से भाग देंगे तो यह 20 सेंटीमीटर आ जाता है। क्योंकि बच्चों 100 का मतलब 20 गुणा 5 होता है, और 20 गुणा 5 बटा 5, 5 से 5 कटने के बाद यह 20 सेंटीमीटर आ जाता है। तो समपंचभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न 11, एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि इस धागे से बनाया जाता है एक वर्ग, एक समबाहु त्रिभुज, एक समषट्भुज। तो पहले भाग एक कर लेते हैं। क्योंकि बच्चों धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है, इसी टुकड़े से एक वर्ग बनाना है। जैसे कोई धागे का टुकड़ा हम मान लेते हैं, चित्र में ये हम दिखा देते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर लंबाई का धागे का टुकड़ा है, इसी से हम एक वर्ग बनाएंगे। तो हमने इसको सभी भुजाओं को बराबर लेते हुए एक वर्ग बनाना होगा। तो 30 सेंटीमीटर को हम इस तरह से चारों तरफ एक आकृति बनाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो। तो भुजा की लंबाई निकालने के लिए, क्योंकि इस 30 सेंटीमीटर को 4 बराबर हिस्सों में हमने इसको आकृति देनी है, उनको जोड़ना है। तो वर्ग के लिए इसकी भुजा की लंबाई, इस वर्ग का परिमाप, इसको हमने 4 से भाग करना होगा, क्योंकि हमने 30 सेंटीमीटर धागे को एक परिमाप के रूप में एक वर्गाकार आकृति दे दिया है। तो इसकी भुजा के लिए परिमाप को 4 से भाग करेंगे और परिमाप यहाँ पर 30 सेंटीमीटर होगा। तो 30 सेंटीमीटर इस वर्ग का परिमाप होगा। तो 30 सेंटीमीटर को हम 4 से भाग देंगे, तो 30 को 4 से भाग देने से यह 7.5 सेंटीमीटर आ जाता है। क्योंकि बच्चों अगर हम 30 को 4 से भाग दें तो यह इस तरह से होगा, 7 बार जाएगा, 4 गुणा 7 28 होता है, 30 माइनस 28 बराबर 2 होता है। अब यहाँ पर हम दशमलव लगा लेते हैं तो यह 20 हो जाता है, और ये 5 से गुणा करें 4 को तो 20 आता है। तो इस तरह से 30 बटा 4 बराबर 7.5। तो भुजा की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होगी। भाग बी में एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, यानी इस धागे से अब एक समबाहु त्रिभुज बना दिया जाता है। समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए हमने परिमाप को 3 से भाग करना होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इस धागे के टुकड़े से समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, इसका मतलब इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर होगा, और 30 सेंटीमीटर को हम 3 से भाग करेंगे तो भुजा निकल आएगी। तो 30 बटा 3 यह 10 होता है। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर होगी। भाग सी में एक समषट्भुज इस 30 सेंटीमीटर के धागे से बना दिया जाता है। तो हम इस आकृति में, इस चित्र में देख रहे हैं कि इस तरह से एक समषट्भुज बना दिया जाता है। समषट्भुज की 6 भुजाएं होती हैं और 6 भुजाएं बराबर होती हैं। तो भुजा निकालने के लिए इसका मतलब यह हुआ, इस समषट्भुज का जो परिमाप होगा इसको हम 6 से भाग करेंगे तो समषट्भुज की भुजा आ जाएगी। क्योंकि धागे के टुकड़े को समषट्भुज का आकार दे दिया गया है, तो इसका परिमाप धागे की लंबाई 30 सेंटीमीटर होगी। 30 को हम 6 से भाग करेंगे, और 30 को अगर 6 से भाग करते हैं तो यह 5 आ जाता है। तो इस तरह से भुजा की लंबाई समषट्भुज की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की होगी।
प्रश्न 12, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? बच्चों, यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है त्रिभुज का 36 सेंटीमीटर, परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चित्र में हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यह त्रिभुज एबीसी है। अब बच्चों मान लेते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाएं AB और AC दी गई हैं। AB 12 सेंटीमीटर है और AC 14 सेंटीमीटर है। परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो परिमाप इस त्रिभुज का होगा AB धन AC धन BC। यह 36 सेंटीमीटर है और यहां पर हम AB और AC का मान रख लेते हैं 12 धन 14 धन BC बराबर 36 सेंटीमीटर होगा। 12 और 14 यह 26 होता है, तो 26 धन BC बराबर 36 होगा। बच्चों 26 धन BC बराबर 36 है, तो BC निकालने के लिए हम 36 को घटाएंगे 26 से, और 36 माइनस 26 10 होता है। तो इस तरह से भुजा BC का मान 10 सेंटीमीटर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न 13, 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय ₹20 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों एक जो बगीचा है वो वर्गाकार आकृति का है, जिसकी एक भुजा 250 मीटर है और इसके चारों ओर बाड़ लगानी है। तो बाड़ लगाने के लिए हमें इस वर्गाकार आकृति का परिमाप ज्ञात करना होगा, क्योंकि बाड़ लगाने का प्रति मीटर मतलब 1 मीटर का खर्चा 20 रुपए आता है। तो हम परिमाप निकालेंगे, चारों तरफ बाड़ लगानी है, तो हम जो परिमाप आएगा उसको हम 20 से गुणा कर देंगे, तो हमें कुल खर्चा आ जाएगा। तो कुल खर्चा निकालने के लिए पहले हम परिमाप निकालेंगे बगीचे का और उसको फिर हम 20 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मीटर का खर्चा 20 रुपए है। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हमने 4 को इसकी भुजा से गुणा करना होगा, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा होगा, और भुजा यहाँ पर दी गई है 250 मीटर। तो 4 गुणा 250 करेंगे और 4 को 250 से गुणा करें तो यह 1000 आ जाता है। तो इस तरह से वर्ग का परिमाप 1000 मीटर होगा। क्योंकि बाड़ लगाने का व्यय जो खर्चा है यह प्रति मीटर 20 रुपए का है, तो बाड़ लगाने का जो कुल खर्चा होगा इसके लिए हमने 20 को परिमाप से गुणा करना होगा। तो 20 गुणा परिमाप के लिए 1000 लिखेंगे, तो यह 20 गुणा 1000 20,000 होता है। तो इस तरह से कुल खर्चा रुपए 20,000 आ जाता है। तो चारों ओर बाड़ लगाने का जो कुल व्यय होगा यह 20,000 रुपए होगा। प्रश्न 14, एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर और चौड़ाई 125 मीटर है के चारों ओर ₹12 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। बच्चों यह प्रश्न 13 की तरह ही है। अंतर इसमें इतना है कि वर्ग की जगह आयताकार बगीचा है। तो यहाँ पर बगीचा की जो लंबाई है यह 175 मीटर है और चौड़ाई 125 मीटर है। तो पहले हम इस आयताकार बगीचा का परिमाप निकालेंगे। परिमाप के लिए हम 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई इसको निकालेंगे, और यह 2 गुणा लंबाई 175 रख लेते हैं, चौड़ाई को 125 रख लेते हैं,
2 गुणा 175 और 125 को जोड़ते हैं तो यह है 5 और 5 0 1 1 7 8 और 2 10 0 1 1 1 और 1 3। तो 175 धन 125 300 होता है। 2 गुणा 300 600 होता है। तो परिमाप 600 मीटर होगा आयताकार बगीचे का। क्योंकि 1 मीटर का खर्चा ₹12 दिया गया है, हमें आयताकार बगीचे के चारों तरफ बाड़ लगानी है। 1 मीटर का खर्चा ₹12 है, तो 600 मीटर का खर्चा 12 गुणा 600 होगा। 12 गुणा 600 बराबर 7200 होता है। तो हम कह सकते हैं कि चारों ओर बाड़ लगाने का कुल व्यय ₹7200 होगा। प्रश्न 15, स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है। कौन कम दूरी तय करती है? तो बच्चों, स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों तरफ दौड़ती है। जैसा कि हमने चित्र में एक वर्ग बना लिया है जिसकी भुजा 75 मीटर है। स्वीटी इसके चारों तरफ दौड़ती है और बुलबुल आयत के चारों तरफ दौड़ती है और इस आयत की भुजा लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 45 मीटर है। यह पूछा गया है कौन कम दूरी तय करती है। तो हमने स्वीटी कितना दूरी तय करती है, इसके लिए हमने वर्ग का परिमाप निकालना होगा और बुलबुल के लिए बुलबुल कितना दूरी तय करती है, इसके लिए हमने आयत का परिमाप निकालना होगा। तो स्वीटी द्वारा तय की गई दूरी बराबर वर्ग का परिमाप होगा और वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है। भुजा 75 मीटर की है, 4 को 75 से गुणा करेंगे तो यह 300 मीटर आ जाता है। अब इसी तरह से बुलबुल द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। यह आयत का परिमाप होगी और आयत का परिमाप 2 गुणा कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई होता है। लंबाई के लिए 60 मीटर और चौड़ाई के लिए 45 मीटर रख लेते हैं। तो 2 गुणा 60 धन 45 105, 2 गुणा 105 बराबर 210। तो यह 210 मीटर होगा। स्वीटी द्वारा तय की गई दूरी 300 मीटर है और बुलबुल द्वारा तय की गई दूरी 210 मीटर है। तो स्पष्ट है कि स्वीटी द्वारा तय की गई दूरी ज्यादा है, क्योंकि 300 बड़ा होता है 210 से, तो स्वीटी ने ज्यादा दूरी तय की है बुलबुल से। प्रश्न पूछा गया कौन कम दूरी तय करती है, तो इसके लिए बुलबुल कम दूरी तय करती है स्वीटी से। प्रश्न 16, निम्न प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? बच्चों, भाग ए की जो आकृति है यह वर्ग की आकृति है। इसका परिमाप निकालने के लिए हम 4 गुणा भुजा निकालेंगे, क्योंकि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। भुजा 25 सेंटीमीटर की है, तो 4 गुणा 25 बराबर 100। तो इस तरह से भाग ए की आकृति का परिमाप 100 सेंटीमीटर हो जाता है। भाग बी की आकृति आयताकार आकृति है। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो यह 2 गुणा लंबाई 30 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। 2 गुणा 30 धन 20, 30 धन 20 50 होता है, तो यह 2 गुणा 50 हो जाता है। 2 गुणा 50 100 होता है। तो इस तरह से आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर होगा। भाग बी की आकृति का परिमाप 100 सेंटीमीटर होगा। भाग सी में भी एक आयत दिया गया है। इसका परिमाप निकालने के लिए 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, इसको हम प्रयोग में लाएंगे। लंबाई इसकी 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। 2 गुणा कोष्टक 40 धन 10, यह 2 गुणा
40 धन 10 50 होता है, 2 गुणा 50 100 होता है। तो भाग सी की आकृति का परिमाप 100 सेंटीमीटर होगा। बच्चों यहाँ पर भाग बी को सी गलती से लिख दिया है और भाग सी को बी लिख दिया है। तो भाग बी सी है और भाग सी ये बी है। भाग डी में एक त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज का परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं 30 30 और 40 हैं, तो यह 30 धन 30 धन 40 होगा। 30 धन 30 60 और 60 और 40 100। तो इस त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न में पूछा गया है आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो हम सभी उत्तरों को अगर देखें, वर्ग का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और दूसरे आयत का परिमाप भी 100 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का परिमाप भी 100 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि सभी आकृतियों के परिमाप बराबर हैं। प्रश्न 17, अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है जिसकी प्रत्येक भुजा 1/2 मीटर है और वह इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है। भाग ए, नए वर्ग का परिमाप क्या है। भाग बी, शहरी को उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती है, वह इन टाइलों को एक क्रॉस के रूप में रखवाती है, इस व्यवस्था का परिमाप क्या होगा। भाग सी, किसका परिमाप अधिक है। भाग डी, अवनीत सोचता है क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इनसे बड़ा परिमाप प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप ऐसा करने में कोई सुझाव दे सकते हैं। टाइलें किनारों से आपस में मिली हुई हों और वे टूटी ना हो। तो बच्चों, अवनीत के पास 9 वर्गाकार टाइल हैं, इनको इसने खरीदा हुआ है और इस वर्गाकार टाइल की प्रत्येक भुजा 1/2 मीटर की है। तो एक छोटी वर्गाकार टाइल है, जैसा कि मैं यहाँ पर चित्र में दिखा रहा हूँ, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1/2 मीटर है और वह इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है। तो यह इस चित्र में दिखाया गया है। 9 वर्गाकार टाइलों को इसमें रखा गया है और इनको इस तरह से रखा गया है कि एक वर्ग ही बनता है। तो इसका मतलब यह है कि जब वह इन टाइलों को रखेगा तो 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ बनेंगे। तो इस तरह से 3 गुणा 3 बराबर 9 टाइलों को यह रख लेता है। ये हम इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। भाग ए में कहा गया है नए वर्ग का परिमाप क्या है। तो भाग ए की जो आकृति है इसका हम परिमाप निकालेंगे। इसका परिमाप निकालने के लिए हमें इस वर्ग की भुजा ज्ञात होनी चाहिए। इस वर्ग की भुजा 1/2, 1/2 और 1/2, क्योंकि ये अगर हम इस वर्ग की एक भुजा देखें, 3 टाइल जोड़ने से यह भुजा 1/2 धन 1/2 धन 1/2 हो जाती है, जो कि 3/2 होगा। अब बच्चों, हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हम 4 को इसकी भुजा से गुणा कर लेते हैं। तो 4 गुणा भुजा दी गई है 3/2। 4 गुणा 3 12 होता है, तो यह 12/2 हो जाता है और 12/2 6 होता है। तो वर्ग का परिमाप 6 मीटर होगा। तो भाग ए का उत्तर नए वर्ग का परिमाप क्या है, यह 6 मीटर होगा। भाग बी, शहरी को उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती है, अतः इन टाइलों को एक क्रॉस के रूप में रखवाती है, इस व्यवस्था का परिमाप क्या होगा। तो बच्चों, भाग बी की आकृति हम देख रहे हैं कि इन सभी टाइल्स को क्रॉस के रूप में रख दिया गया है। तो इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए हम इस क्रॉस आकृति का परिमाप ज्ञात करेंगे। क्योंकि क्रॉस छोटी छोटी टाइलों से मिला के बनाया गया है, तो यहाँ पर जो छोटी टाइल की एक भुजा है यह 1/2 मीटर है। अब हम यानी कितने 1/2 को हमने जोड़ना होगा, इनकी हम गणना कर लेते हैं। तो ये हम चित्र में देख रहे हैं, ये कितने छोटी टाइल की भुजा होंगी। तो यह 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो हमने 20 बार 1/2 को जोड़ना होगा, या हम कह सकते हैं हमने 20 को 1/2 से गुणा करना होगा। तो 20 गुणा 1 बराबर 20, यह 20/2 हो जाता है, और 20/2 का मतलब 10। तो इस क्रॉस की आकृति का परिमाप 10 मीटर होगा। प्रश्न में आगे पूछा गया है भाग सी में किसका परिमाप अधिक है। तो पहली आकृति का परिमाप 6 मीटर है और दूसरी आकृति क्रॉस की आकृति का परिमाप 10 मीटर है। तो स्पष्ट है कि 10 बड़ा होता है 6 से, तो क्रॉस के रूप में रखी गई आकृति का परिमाप अधिक है। भाग डी, अवनीत सोचता है कि क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इनसे बड़ा परिमाप प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं? टाइलें किनारों से आपस में मिली हुई हो और टूटी ना हो। तो बच्चों, हम इन छोटी छोटी टाइल्स को अंग्रेजी के अक्षर एल के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो 5 टाइल को हम क्षैतिज में और 5 टाइल को हम ऊर्ध्वाधर में रख लेते हैं। तो ऐसा हमने इस चित्र में दिखाया हुआ है। 5 टाइल को हमने क्षैतिज में और 5 टाइल को हमने ऊर्ध्वाधर में रख लिया है। तो इससे अंग्रेजी के अक्षर एल की आकृति बन जाती है। तो इस व्यवस्था में हम परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी टाइल का भुजा यह वर्गाकार है, इसकी एक भुजा 1/2 मीटर है। अब इस आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए कितने हमने 1/2 मीटर को जोड़ना होगा, यह हम देख लेते हैं। तो पहला 1/2 यह होगा, दूसरा 1/2 यानी 2 1/2 हो गए, तीसरा ये चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, यह 13वां, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो बच्चों, हमने भाग डी में जो आकृति का सुझाव दिया हुआ है, इस आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमने 24 बार 1/2 को जोड़ना होगा, या हम कह सकते हैं कि हमें 24 को गुणा करना होगा 1/2 से। तो यह परिमाप 24 गुणा 1 24/2 हो जाता है और 24/2 12 होता है। तो इस व्यवस्थित आकृति का परिमाप 12 मीटर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से इस आकृति का परिमाप भाग ए और भाग बी की आकृति के परिमाप से ज्यादा है। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।